अगर आप इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आज की क्लास में आपको यहां से 5 मार्क्स आपको मिलेगा। 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पता है कि टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क वाला, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना है। तो बोर्ड एग्जाम की इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप तो बहुत कम समय बचा है, तो आइए हम आपको वीवीआई क्वेश्चन जो है इस चैनल के माध्यम से लेकर आ रहा हूं। और आज आपको पढ़ाऊंगा लोहे का निष्कर्षण सिद्धांत की व्याख्या करें। आपको यह क्वेश्चन देगा कि लोहे का जो निष्कर्षण सिद्धांत है इसकी आप व्याख्या करें, इसका एक्सप्लेनेशन करें। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी लोहा का निष्कर्षण सिद्धांत लिखेंगे। और साथियों यकीन मानिए कि अगर आप जो मैं कह रहा हूं वो कर दीजिएगा, एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं वाकई में लड़का अच्छा है, इसको नंबर दे दिया जाए और फालतू का आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए करना क्या होगा उसके लिए। जैसे हमको कहेगा लोहा के निष्कर्षण सिद्धांत को लिखे, तो भैया लोहा का तो संकेत आप जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यह नहीं करना निष्कर्षण सिद्धांत लिखना शुरू कर देना, यह नहीं करना है। पहले लोहा के बारे में कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी लिख देना, ताकि एग्जामिनर उतना ज्यादा ना पढ़े और कम भी पढ़े तो काम चल जाएगा। कह देगा कि लड़का बड़ा स्टाइलिस्ट है, नॉलेज वाला है। आप तो चाहे कुछ भी जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आपको यह काम करना होगा। देखिए करना क्या होगा। जैसे लोहा के बारे में सबसे पहले आप जानते हो संकेत होता है Fe, होता है ना। अगर परमाणु संख्या की बात करें, देखो हम एक एक करके एकदम पॉइंट बना के लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आवे और ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि बच्चा सब आजकल वीडियो देखना यानी शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करता है। इसीलिए हम इस लेक्चर को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम आप लोगों को लेकर आया हूं। और इसीलिए देखिए इस तरह से हम आपको पहले ही टाइपिंग करवा लिया हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी की सामना ना करना पड़े। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। तो लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। कोई पूछेगा लोहा का संकेत Fe। परमाणु संख्या 26 जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान कहेंगे तो 56 ग्राम होता है, यानी 56 ग्राम होता है। तो पहला बात समझे कि लोहा का संकेत Fe, बोलना लोहा का संकेत Fe। परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 56 ग्राम। क्लियर है? जब लोहा का संकेत आप लिखोगे तो बीच में आप यहां Fe लिख दियो, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान यानी 56, नीचे में परमाणु संख्या यानी 26। इस तरह से लिखना है संकेत के रूप में, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमने लिख दिया है यहाँ Fe, ऊपर में 56, नीचा में 26। बोलो यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। याद रखना संकेत क्या होता है? Fe, परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 56 ग्राम। और ये लोहा का पूरा कंप्लीट संकेत है। तो जब देखो परमाणु संख्या 26 होगा तो प्रोटॉन भी 26 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 26 होगा, और न्यूट्रॉन जो है ऊपर में से नीचे घटा दो, यानी 56 में से 26 घटा दो, बचेगा 30। यहां तक कोई दिक्कत? और जब इसका लोहा का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है साथियों, तो लोहा लिखोगे। लोहा का परमाणु संख्या होता है 26, ऐसे लिख देना। और देखो इसको ऐसे निकालेंगे, देखिए कैसे। दो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 1s 2s से शुरू करना। सबसे पहले लिखना 1s, उसके बाद लिखना 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। यहां तक लिख दिए। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता, p में 6, d में 10 मैक्सिमम। तो चलो भैया इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे तो देखो भैया s में कितना 2, s में कितना 2, p में कितना 6, s में कितना 2, p में कितना 6, s में कितना 2। गिन भी लीजिए नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे। देखो 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, बचा कितना 6। डी में तो 10 भरता है, लेकिन आपको यहां भरना होगा 6। एक तरीका यह है कि एक तरह से ये बना दो, या नहीं तो देखो भैया, या नहीं तो आप ऐसे करो कि 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 18 के जगह में आर्गन लिख दो, यानी इन सभी के बदले में क्या लिख दो? आर्गन लिख दो। और आर्गन बचा क्या? 4s 3d, तो यहाँ लिख दो 4s2 3d6। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी 2 तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। बोलो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आर्गन 3d6 4s2। और इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है साथियों, यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता है लोहा का, और संयोजकता 2 भी होता है 3 भी होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया है, तो आपको यहाँ लिख देना है ये डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक का जो भी तत्व है सबकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है, यानी वैलेंसी वेरिएबल टाइप का होता है।
समझ गए। इसीलिए यहां पर देखो हमने लिख दिया है, अगर वैलेंसी 2 यूज करिएगा तो फेरस पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? फेरस। देखो हमने लिख दिया फेरस रहेगा तो लगाएंगे वैलेंसी 2, अगर कहीं फेरिक रहेगा तो वैलेंसी लगाएंगे 3। समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? ये बेसिक बात है लोहा के बारे में। उसके बाद लोहा का अयस्क आप लोग को पता होगा, लोहा का अयस्क हेमेटाइट फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3 और आयरन पैराइट FeS2। बोलो कौन कौन मैंने बोला? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। बोलो तो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3, आयरन पैराइट का FeS2। ये 4। अगर ये याद ना हो, मान लीजिए ये लोहा का जो है अयस्क आपको याद ना हो, उसके लिए भी जुगाड़ है। प्रदीप सर से ना आप पढ़ रहे हो, प्रदीप सर तो ट्रिक के बादशाह आप कहे जाते हैं। हम नहीं कहते हैं, ऐसा आप कहते हो। तो सर कोई ट्रिक बता दीजिए ना याद करने का। जी हाँ, कहिएगा मौसी अकेली है। ट्रिक यही है याद करने के लिए, मौसी अकेली है। मौसी क्या है? अकेली है। यानी घर में मौसी क्या है भैया? अकेली है। मौसी अकेली है कि ट्रिक से? मौसी अकेली है। इस ट्रिक से आप देखो क्या क्या याद कर सकते हो। देखो मॉस हो गया मैग्नेटाइट, मॉस से क्या हो गया भाई? मैग्नेटाइट, मॉस से मैग्नेटाइट। सीस हो गया सीडेराइट, सी से क्या हो गया? सीडेराइट, सीडेराइट। उसके बाद ऑस हो गया आयरन पैराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। और ली से होता है लिमोनाइट, ली से क्या होता है भाई? लिमोनाइट। और हॉ से हेमेटाइट, है ना? हाई से हेमेटाइट। देखो लोहा का अयस्क हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। यहां तक आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लोहा के बारे में आप कंप्लीट जानकारी दे दो। चलो अब थोड़ा सा पीडीएफ को आगे बढ़ाता हूं। देखो पीडीएफ में आगे अब निष्कर्षण सिद्धांत को हम लोग लिखेंगे। देखिए निष्कर्षण सिद्धांत, निष्कर्षण सिद्धांत में हम लोग क्या करेंगे? निष्कर्षण सिद्धांत जो होता है तो 5 स्टेप में होता है। कितना स्टेप में? 5। पहला आप अयस्क लिख दिए तो अयस्क का करिएगा सांद्रण। प्रोसेस को समझिए, पहले लिखिएगा अयस्क का सांद्रण होगा। सांद्रण के भी कई सारे विधियां होती है, तो अयस्क का आप पहले कर दिए सांद्रण, फिर सांद्रण हो गया तो या तो जारण करो या तो भर्जन करो। समझ रहे हैं? 2 प्रोसेस। तीसरा जो भी सांद्रित अयस्क है उसका जारण कर दिए। जारित अयस्क का आपको क्या करना है? क्या करना? अवकरण कराना है। अवकरण हो जाएगा, उसके बाद जो है धातु मिलेगा, धातु आपको गलित अवस्था में मिलेगा, फिर उसका शुद्धिकरण करिएगा। तो यानी ये टोटल 4 से 5 स्टेप में निष्कर्षण सिद्धांत होता है। तो मैंने पहले लिखा है लोहे का प्रमुख अयस्क। देखो ध्यान से देखना मेरे दोस्त भाई, इनका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। आपको घबराना नहीं है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, इसलिए कोई लोग ना घबराएं, कोई ना घबराएं, पूरा अच्छा से पढ़िए, हम आपके लिए हैं। अरे भाई ये तो ढक गया। 1 मिनट भाई। हाँ देखो भाई करना क्या है। निष्कर्षण सिद्धांत में लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। इसका सांद्रण निम्न पदों द्वारा किया जाता है। पहला देखो हमने क्या लिखा है, अयस्क का सांद्रण। हम बोले थे ना पहला विधि क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण करेंगे। और सांद्रण में देखो कहता है हेमेटाइट अयस्क के महीन चूर्ण को जल से धोकर एवं शुष्क कर अचुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि सांद्रित किया जाता है। अब आपको यहाँ ये नहीं लिखना है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, समझ गए? आपका मन है लिखना है लिख दो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय पृथक्करण विधि में मैंने आप लोगों को बताया था एक अचुंबकीय रोलर लेंगे, एक चुंबकीय रोलर लेंगे और इसको घूमते हुए फीते के साथ यानी बेल्ट के साथ इसको घूमते हुए, यहां पर आपको देखो क्या हुआ, ये चुंबकीय रोलर है, ये नॉन चुंबकीय रोलर है, और यहाँ पर कोप एवं कोण विधि द्वारा क्या करते हैं, महीन चूर्ण को इस पर घूमते हुए रोलर पे डाला जाता है। तो जो भी चुंबकीय यानी चुंबक की ओर आकर्षित करने वाला कण है वो चुंबकीय रोलर की ओर, ये जो चुंबकीय रोलर है इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और बाद बाकी क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। समझ गए? तो इस तरह का कंडीशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो याद रखिएगा इसका सांद्रण कौन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। कुछ बच्चे का ये कहना है सर ऑब्जेक्टिव को एमटीआर करे। अरे भैया काहे करोगे ऑब्जेक्टिव एमटीआर, यहाँ ऑब्जेक्टिव में नहीं बन रहा है। पूछेगा कि बताओ लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है, ऑप्शन देगा 4 गो, तो आप हेमेटाइट को मारिएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है भाई,
लोहा का प्रमुख अयस्क पूछेगा, बोलना हेमेटाइट, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। पूछेगा लोहे का सांद्रण किस विधि द्वारा करेंगे, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे। दो ऑब्जेक्टिव यहां मिल गया। तो भैया थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा, है ना। इसलिए आप स्मार्ट तरीके से थ्योरी पढ़ो, मेन चीज को पढ़ो और उससे ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रयास करो, है ना। हम आपको ऑब्जेक्टिव का 1000 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, लेकिन आप लोग क्या होता है, एक्टिव नहीं हो पाते हैं। अगर आप एक्टिव होइएगा तो हम 1000 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इसी से बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा। इन्हें का हल्का क्वेश्चन कहेंगे, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, आप कहेंगे अरे बा एच, सब जानबे करते नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हल्का क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी आपको हल्का क्वेश्चन करवाता है बिल्कुल गलत करवाता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 5% क्वेश्चन जो है बाहर से आता है, दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल से, कुछ एसिड बेस एंड सॉल्ट से, तो ये सब क्वेश्चन आता है, तो 5% के लिए कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते, ये हो गया सांद्रण कर दिए। सांद्रण के बाद हम लोग करेंगे क्या, देखो जारण। सांद्रण के बाद देखो क्या करना है भैया, जारण करना है। देखो सांद्रण हो गया, तो जारण कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। कहता है सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अधिकता में द्रव्यमांक ताप से कम पर गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्पित हो जाती है तथा अशुद्धियां इसमें कौन कौन अशुद्धियां रहता है, तो देखो भैया सल्फर रहता है, आर्सेनिक रहता है, फास्फोरस रहता है इत्यादि, ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाता है, विस्थापित। देखो भैया सल्फर क्या करेगा, SO2 बना लेगा, हाँ आर्सेनिक क्या करेगा, AS2O5 बना लेगा, फास्फोरस क्या करेगा, P2O5 बना लेगा। तो ये सब अशुद्धियां क्या हो गया, विस्थापित हो जाएगा, यानी हट जाएगा। अब मेन काम यहां पर है, मेन काम क्या है, यहां पर है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं मेन काम यहां पर है, समझिएगा। FeCO3 जो है FeO में, और FeO जो है Fe2O3 में परिणत हो जाता है। मेन प्रोसेस यही है, इसको रट लेना मेरे दोस्त भाई बहन जो भी है, आप इसको क्या करिएगा, रट लीजिएगा। अब देखो FeCO3 का जैसे गर्म करेंगे तो FeO में कन्वर्ट हो गया। अब ये FeO क्या करेगा, ऑक्सीजन की तो अधिकता है, ऑक्सीजन तो ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की अधिकता में ये क्या करेगा, Fe2O में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो आगे बढ़ते। अगला देखो अब क्या हो गया, प्रगलन। जो जहां तक हमने प्रोसेस किया है, तीसरा प्रोसेस हम लोग आ गया प्रगलन, यानी जारित अयस्क, पहले सांद्रण किए फिर जारण किए, जारण में कुछ रिएक्शन आया, अशुद्धियां सब आई और वो परिणत हो गया, वो स्थापित हो गया। अब कहता है जारित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3 के साथ मिश्रित कर वात्या भट्टी में होता है। याद रखिएगा, लोहे का निष्कर्षण सिद्धांत कहाँ होता है भाई, वात्या भट्टी में होता है, ब्लास्ट फर्नेस में होता है। कोप एवं कोन विधि द्वारा गिराकर प्रगलन किया जाता है, तो भट्टी में निम्न ताप क्षेत्रों में निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी पहले 500 से 800 केल्विन पर क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। Fe2O3 CO से रिएक्शन करके Fe2CO3 बनाएगा, CO2 गैस निकल जाएगा। ये Fe3O4 जो होगा वो CO से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर लेगा। तो लोहा यहाँ मेरे को मिल गया लोहा। अब देखिए लोहा को क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में 900 से 1500 केल्विन वाले क्षेत्र में इसको क्या करेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कार्बन जो है CO2 से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, FeO कार्बन से रिएक्शन Fe बन गया। उसके बाद कहता लगभग 1273 केल्विन पर, याद रखना इस बात को, 1273 केल्विन पर जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, वो विखंडन होकर CO प्रदान करता है। जो गेंग मतलब वो समझ रहे हैं, गंदा पदार्थ, जो गेंग यानी बालू SiO2 से अभिक्रिया करके हाँ स्लैग का निर्माण करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ड्राइव होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेगा कि लोहा का जो निष्कर्षण सिद्धांत होता है उसमें स्लैग के रूप में, स्लैग मतलब होता है हिंदी में धातुमल, धातुमल के रूप में कौन सा होता है, याद रखना CaSiO3 होता है। ऐसा नहीं मार देना, ठीक, FeSiO3 नहीं मार देना, ये गलत होगा। बहुत बच्चा सोचता है क्या वो लोहा कह रहा है, लोहा में तो Fe होगा, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, याद रखना। यहां पर देखो मैंने लिख दिया CaSi3, ये स्लैग होता है। अब करना क्या है, स्लैग मोल्टेन लोहा से हल्का होता है तथा उसके ऊपर तैरता रहता है, उसे आसानी से अलग कर लिया जाता है और पिघली हुई लोहा को धातु छिद्र द्वारा निर्गत ठोस के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसे पिग आयरन यानी ढलवा लोहा कहते हैं। और इसमें 92 से 94% लोहा रहता है और शेष अशुद्धियां न्यून मात्राएं होती है। इसे पुनः गर्म करके दोबारा गर्म करते हैं और गर्म करके इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। इतना प्रोसेस अगर आप लिख दोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। कितने नंबर, और
और 5 मार्क। और याद रहे कि यही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि लोहा का निष्कर्षण सिद्धांत को लिखे। तो आशा करते हैं कि मैंने जो प्रोसेस बताया है, क्योंकि हम पढ़ाने समय सीरियस मूड में रहते हैं और पढ़ाने समय पूरा कंप्लीट वे में पढ़ाते हैं, इसलिए भैया आप इसको देख लेना, पूरा एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।